लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। अभी रिसेंटली बैंक निफ्टी, ये 12-9 का टाइम हो रहा है, बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है 52,300 के पास हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और आज के सेशन में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। देखिए, मैक्सिमम ट्रेडर अभी ऑप्शन बाइंग की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। और कल के सेशन में मैंने आपको एक बात बोली कि ऑप्शन बाइंग के लिए एक नो ट्रेडिंग जोन होता है। जैसे कल के सेशन में मैंने आपको बताया कि 52,800 से लेकर ये 52,800 का ये जो हाई है ना, और 52,600, इस रेंज के बाद, इस रेंज के अंदर तो प्लानिंग होने लगेगी लॉन्ग की। इसके पहले लॉन्ग की प्लानिंग नहीं होगी। तो 52,800 एक मोटा मोटी रेंज पकड़ ली, और नीचे मैंने आपको बताया 51,800। इस रेंज के अंदर आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। तो ये 1,000 पॉइंट की रेंज है। आप देख रहे हैं 1,000 पॉइंट का इंडेक्स का रेंज है। अब मैं जब बोल रहा हूँ कि 1,000 पॉइंट के अंदर ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, ये एक नो ट्रेडिंग जोन है बायर्स के लिए, तो कई लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि 1,000 पॉइंट की रेंज ऑप्शन बायर के लिए नो ट्रेडिंग रेंज कैसे हो सकती है, ये कैसे पॉसिबिलिटी है। अगर 1,000 पॉइंट की रेंज को बायर ट्रेड नहीं करेगा तो फिर वो अर्निंग कैसे करेगा। अरे सर, अर्निंग के लिए आपको लिमिटेड ट्रेड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। आप जितना ट्रेड करें वो सही करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी आप ट्रेड करें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि एसएल हंटिंग के एरिया को ट्रेड करें। अब एक बात बताइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ एक पॉइंट से आपको क्लियर करता हूँ। ये 100 रुपये का भाव है, ये 95 रुपये का भाव है, ठीक है। 100 रुपये से लेकर 95 रुपये के बीच में जो बायर्स हैं वो अपने पास 1,000 करोड़ रुपया खरीदारी के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। और 100 रुपये से लेकर 95 रुपये की रेंज में जो सेलर्स हैं वो अपने पास 900 करोड़ रुपया बिकवाली के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। तो बायर्स खरीदने के लिए रखे हैं 1,000 CR, और सेलर्स बेचने के लिए रखे हैं 900 CR। अब इस रेंज में आपके पास पैसा है 3 लाख रुपया, ठीक है। अब एक बात सोचिए, 1,000 करोड़ में से 50 करोड़ के भी ऑर्डर्स यहाँ पर अगर एग्जीक्यूट होंगे तो पैनिक देखने को मिलेगा। कैंडल बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा। अगली ही कैंडल में अगर एक 50 करोड़ की बाइंग अगर आ गई, सेलिंग आ गई, तो अगर दोबारा एक कैंडल आपको उसी के रिवर्सल में देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 300-400 पॉइंट मार्केट गिरेगा और सडन रिकवरी हो जाएगी। अब आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपका क्या विजन है कि आप 70-80 पॉइंट का एसएल रखिए, 150 पॉइंट का टारगेट रखिए। लेकिन यहां पर क्या होगा इस रेंज में कि जब बायर सेलर खुद में फाइट कर रहे हैं तो एक दूसरे की तरफ वो प्राइस को मूव कराने की कोशिश करेंगे। वन साइडेड डायरेक्शन में मोमेंटम की कोशिश नहीं होगी, एक दूसरे से फाइट की कोशिश होगी, है ना। अब सोचिए, हाथियों की लड़ाई के बीच में आप अपना थोड़ा पैसा लेकर घुस जाइएगा, क्या होगा। आप चींटी के सर पे जाइएगा उस बीच में और कुछ नहीं होगा। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, यही रिसेंटली एग्जाम्पल, वही रेंज है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इंट्राडे में सडन आपने देखा 9:33 से आपने लो लगा दिए। ये देखिए 440 का प्राइस था और आपने लो लगा दिए 176 के, ठीक है, 170 के आसपास के, एक रैली थी। इसका मतलब है अब आपको वीक हो जाना चाहिए। वीक होने की जगह आपने क्या किया, एक सडन रैली स्पाइक लगाए। आप देखिए एक कैंडल का साइज देखिए, 200 से लेकर 354, सिर्फ 5 से, ये 4 से 5 मिनट की बात है, 150 पॉइंट का ये स्पाइक है। यहाँ पर ये स्पाइक देखिए 10:40 से, और ये टाइम खत्म हुआ 10:41। 2-2 मिनट की दो कैंडल्स के मोमेंटम को आप देखिए, 288 से 518, 288 से 518, ठीक है। 200 पॉइंट्स के अबव मोमेंटम है ये, ठीक है। अभी रिसेंटली आप देखिए 2 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं। ये देखिए 11:55 से लेकर ये 12:57 का ये कैंडल 12:59 पे एंड किया होगा, ठीक है। अब इस 4 मिनट के टाइम में 52,436 से प्राइस 52,150 के लो लगा रहा है। उसके 2-4 मिनट के अंदर दोबारा से प्राइस 52,440 के हाई लगा रहा है। आप इस रेंज में इस तरीके की वॉलेटिलिटी को कौन सा बायर हैंडल कर पाएगा, वो मुझे बताइए। इंट्राडे में आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी जरूर, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है। किसी के हाथ लग जाए एक ट्रेड, वो पैसा बनाकर चला जाए, वो अलग बात है, वो गैम्बलिंग के तरफ आएगा। आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन का मौका कब मिलता है, जब एक प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। या फिर ट्रेड से बड़े मोमेंटम का मौका कब मिलता है, जब प्राइस किसी रेंज को ब्रेक कर कर ट्रेड कर रहा हो, ठीक है। और इस तरीके की वॉलेटिलिटी में आप ब्रेकआउट पे लॉन्ग कीजिए, एसएल हंटिंग हो गया। ब्रेकडाउन पर शॉर्ट कीजिए सर, एसएल हंटिंग हो गया। कैसे आप ट्रेड कर पाइएगा। बस एक ही काम किया जा सकता है जो मैंने आपको बताया। ऑप्शन बायर्स सर्वाइवल में है सिर्फ एक कारण से, उनके पास सिर्फ एक रीजन है, क्या, अगर वो एक रेंज के मार्केट में सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करें। देखिए जब भी अगर बायर का रेंज है, बायर 95 पे खरीदारी करेगा और सेलर 100 पर बिकवाली करेगा, इसका मतलब है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडेबल है। बस बात क्लियर हो रहा है। जैसे अभी रिसेंट में आप देखें 12 जुलाई के जो लो लगे थे ये 52,200 के आसपास लगे थे। प्राइस आज ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इस कैंडल से ओपनिंग हुई, प्राइस नीचे आने की कोशिश किया, हाई के पास से यहाँ से सप्लाई उठाया और आया। आने के बाद इसी 52,200 से स्पाइक उठाकर इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचा, तो सपोर्ट के पास से प्राइस सेल कर गया।
रेजिस्टेंस के पास से फिर गिर कर आया, सॉरी सपोर्ट के पास से चल कर गया, रेजिस्टेंस के पास से गिर कर आया, अब सपोर्ट के पास से फिर चल कर गया, अब रेजिस्टेंस के पास से फिर गिर कर आया। तो जो ट्रेडर ऑप्शन बायर इंट्राडे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को नहीं, मैंने आपको बताया रिस्पेक्ट दिया जाएगा। देखिए दो तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड किया जाता है, एक हायर हाइस के जब फॉर्मेशन होंगे ना, जब प्राइस ट्रेंड में होगा, या लोअर लोस के फॉर्मेशन होंगे। तो जब हायर हाइस के फॉर्मेशन में एक हाई लग गया, प्राइस रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि ये हाई जब ब्रेक होगा तब लॉन्ग करेंगे। लेकिन जब रेंज ट्रेडिंग है, प्राइस का कोई एक नेचुरल ट्रेंड नहीं है, ना हायर हाइस का ना लोअर लोस का, एक इस तरीके का चॉपी मार्केट है। तो जब भी वो अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा तो इस तरीके का हम ब्रेकआउट की उम्मीद नहीं करेंगे। हम वहां पर देखेंगे कोई रिजेक्शन दिखे और प्राइस अपने सपोर्ट एरिया के पास आए, सपोर्ट एरिया के पास कोई रिजेक्शन दिखे, प्राइस अपने दोबारा रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचे। ये बहुत सिंपल तरीका है अपने ऑप्शन बाइंग इंट्राडे में करने का, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। ध्यान रखिए, आपको दो तरीके के बाजार में आइडेंटिफाई करना सीखना होगा, डिफरेंशिएट करना सीखना होगा, उसके बाद आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन होंगे वो बेहतर होंगे। ठीक है, इस बात को समझिए, नहीं तो आप ट्रेंडिंग मार्केट, दो तरीके का ट्रेडर है ना सर, जो काल्म ट्रेडर है वो 100-150 पॉइंट के टारगेट अच्छे लेता है, जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 300-400 पॉइंट के टारगेट अच्छे लेता है। मैं क्या बोलता हूं, आपको दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलना होगा। 100-150 पॉइंट के टारगेट वो ट्रेडर अच्छे लेता है जो रेंज को अच्छे से ट्रेड कर लेता है, 300-400 पॉइंट के टारगेट वो ट्रेडर अच्छे से लेता है जो ट्रेंड को ट्रेड करता है। ठीक है, अब ट्रेंड का ट्रेडर कभी भी चॉपी मार्केट में फंस गया तो उसका पैसा चला गया, अगर रेंज का ट्रेडर कभी मोमेंटम मार्केट में फंस गया तो उसका पैसा चला गया। तो जो ट्रेंड का ट्रेडर होता है ना, वो चॉपी मार्केट से दूर रहता है, उसके लिए ये है नो ट्रेडिंग जोन। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं सर। ठीक है, एक बार कोशिश कीजिएगा कि कल शाम का सेशन जो 10:30 का हम लोग एनालिसिस करते हैं उसको जरूर देखिएगा, वहां पर बहुत कुछ सीखने के लिए। ठीक है, और उस सेशन को अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके भी देख सकते हैं, या फिर चैनल को ओपन करके डायरेक्टली भी देख सकते हैं। जो ट्रेडर ट्रेडर है उसके लिए ये नो ट्रेडिंग जोन है, और जो ट्रेडर सिर्फ रेंज को ट्रेड करता है उसके लिए ये ट्रेडिंग जोन है, वो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और जो रेंज ट्रेडर है वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद शांति से बैठता है। तो पता होना चाहिए आप ट्रेडर किस तरीके के हैं। ठीक है, और मैं बोलता हूं अगर आपका स्किल शार्प है तो आपको दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखना होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अब मैं रेंज ट्रेड कर रहा हूं, मुझे टारगेट कम कम रखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करना है, सिंपल। अगर आपको पता है कि ब्रेकआउट हो गया है, अब आपको बड़े टारगेट के लिए जाना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं ट्रेड करना है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ट्रेड करना है। दो पॉइंट सिर्फ समझ लीजिए, ऑप्शन बायर्स के लिए समझिए, आपके लिए पूरा एक मूल मंत्र की तरह है। ठीक है, कि आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि किस तरीके का बाजार है, उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को प्लान कीजिए। हम लोग तो प्राइस, जैसे कि अभी तो ये बाजार ओपन हो गया, लाइव मार्केट में दिख रहा है कि प्राइस रेंज में। ठीक है, जब ये कल ओपन नहीं हुआ था तब हम लोग पहले से ऐसे तैयारी करके बैठ रहे थे कि प्राइस में लॉन्ग करेंगे 52,600 के बाद, शॉर्ट करेंगे 51,800 के बाद, पहले से रेंज तैयार कर लिया। ठीक है, तो पहले से जब आपके ट्रेड प्लान बेहतर होंगे ना तो आपकी ट्रेड पोजीशंस अच्छी होंगी। फिर आप बोलेंगे इस रेंज में जब ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा रहा है तो कौन कमा रहा है? अरे सर, जब बायर लॉस करता है तो कमाता है सेलर। तो आज का दिन है सेलर डे, सेलर प्रॉफिट कर रहा है, जो रेंज का पोजीशन बनाकर बैठा है, हेजिंग करके बैठा है, वो प्रॉफिट कर रहा है। हेजिंग अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो हमारे ट्रेडर बेसिकली हेज पोजीशन ही ट्रेड करते हैं, इसी वजह से हम लोग महीनों महीनों तक कोई घाटा नहीं लेते, कोई लॉस नहीं करते, अपनी पोजीशंस को होल्ड रखते हैं, 1-2 दिन में 3 दिन में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, अगला पोजीशन लेते हैं, इंट्राडे में कभी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसको भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़कर हमारे पिछले हफ्ते के, पिछले वीक के और उसके पिछले वीक के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, परिणाम के साथ देखिए, है ना। हम लोग हेजिंग को ही ट्रेड करते हैं। अब समझिए, आज के लिए हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग, जैसे आज रेंज मार्केट है, ऐसे जब आपको ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब आप इंट्राडे या स्विंग के बिहाफ पर अपनी इक्विटी की ट्रेड्स कैसे प्लान करेंगे, इक्विटी की ट्रेड्स किस तरीके से प्लान करेंगे। अब इक्विटी ट्रेडिंग में लोगों को बड़ा आसान लगता है सर, उनको लगता है कि मॉर्निंग में बैठे बाजार में और बैठने के बाद सिर्फ HDFC बैंक का चार्ट देखा या कोई भी चार्ट उठा लिया, SBI उठा लिया, SBI नहीं मिला तो साथ में ICICI बैंक उठा लिया, नहीं तो रिलायंस उठा लिया, ऐसे शेयर्स देखते रहे, रैंडमली कोई भी खरीद लिया, फिर कहते हैं स्टॉप लॉस चला गया। नहीं, देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग प्राइजेक्शन से ज़्यादा आपका साइकोलॉजिकली डिपेंडेंसी ज़्यादा रखती है जब इक्विटी की बात आ जाए तब। ठीक है, इक्विटी ट्रेडिंग में एक बात बड़ी क्लियर है, आप डिसाइड करेंगे आपको क्या ट्रेड करना है। जैसे कि इंडेक्स ट्रेडर के लिए पता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल मिड कैप, सेंसेक्स या फिर निफ्टी फाइनेंस, क्या ट्रेड करेंगे आप। वही 5 विकल्प हैं आपके पास, जितनी ऑप्शंस में आप इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हैं वही 5 आपके पास इंडेक्स है ट्रेडेबल, है ना। लेकिन इक्विटी में तो ऐसा नहीं है।
इक्विटी में आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्राइस रेंज में है, नहीं ट्रेड करूंगा, अब ये प्राइस ट्रेंड में है तो ट्रेड करूंगा, ये तो आप तय कर सकते हैं ना, ये आपके हाथ में है। तो इसका एक रोड मैप होना चाहिए कि आप इक्विटी में एग्जीक्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, सब कुछ मैंने क्या कहा, प्राइस एक्शन सब कुछ नहीं है इक्विटी में। इक्विटी में पहला जो काम होता है वो होता है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन जिस ट्रेडर ने इंट्राडे इक्विटी का समझ लिया, उससे बेहतर इस बाजार में कोई ट्रेडर नहीं होगा, याद रखिए। कैसे कह सकता हूं ये बात, जरा स्टॉक सिलेक्शन को समझ के देखिए। एक बात बताइए, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा एग्जाम्पल के थ्रू। ये एक ट्रैक है, 10 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है, और एक मैं हूं और एक आप है, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे मैंने डाल दिया। एक कैंडिडेट आप हैं और एक मैं हूं, यहीं से हम दोनों को दौड़ने की शुरुआत करनी है और 10 किलोमीटर की ये रनिंग देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, कौन विन करेगा। बस एक मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आप अकेले दौड़ेंगे और मेरा हाथ कोई एक साथ में गाड़ी चलेगी और उस गाड़ी पे बैठा व्यक्ति मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे की तरफ पुश करेगा, मैं उसके साथ दौड़ूंगा। अब बताइए, आपकी क्षमता से अधिक क्षमता मैं लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा। कारण क्योंकि मुझे एक सपोर्ट सिस्टम पीछे से सपोर्ट कर रहा है, मुझे एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो पीछे से सपोर्ट कर रहा है। तो जहां पर आपकी एबिलिटी 20 किलोमीटर पर आवर होगी तो मैं वहां पर हो सकता है 25 किलोमीटर पर आवर को भी टच कर पाऊँ, क्योंकि मेरे साथ एक सपोर्ट सिस्टम है। मुझे अपनी क्षमता से नहीं दौड़ना पड़ रहा है, मुझे कोई सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो आप तो पीछे रहेंगे, ये तो तय हो गया, अब आप जीत नहीं सकते, ये तो पहले तय हो गया। कितना पीछे रहेंगे वो अलग बात है। दूसरी बात ये भी है कि आप बीच में थक के रुक जाएं, ये पॉसिबल है, लेकिन मेरा थकना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरी क्षमता तो जाएगी नहीं, जो साथ में चल रहा है वो साथ में लेकर जाएगा। ठीक है, तो एबिलिटी की बात, क्षमता की बात। ठीक है, बस होना क्या चाहिए ये बात समझिए। अगर मेरी क्षमता इतनी है ही नहीं कि मैं 10 किलोमीटर को कवर अप किया हूं इससे पहले, तो मैं हो सकता है पूरा दौड़ ही ना पाऊं, बीच में रुक, तब आप दौड़ जाइए। इसका मतलब है अगर आप एक अच्छे रनर हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट को समझिएगा, एग्जाम्पल के एक एक पॉइंट से हमको कनेक्ट करना होगा प्रोजेक्शंस को, और जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा उनको। अगर आप रनर अच्छे हैं, फिर आपको कोई एक सपोर्ट सिस्टम दे दिया जाए, तो आपको फिर हराने वाला बहुत मुश्किल होगा कि कोई आपको हरा पाए, क्योंकि दूसरे को सपोर्ट सिस्टम वो नहीं मिला होगा। बात क्लियर हुई? वही मैं प्राइस में बोलता हूँ। आप मुझसे पूछिए कि HDFC बैंक ट्रेड करना है, रिलायंस ट्रेड करना है, बजाज फाइनेंस ट्रेड करना है, या फिर IRB इंफ्रा ट्रेड करना है, या फिर एम्फेसिस ट्रेड करना है, या फिर विप्रो, या फिर आपको कुछ और ट्रेड करना है सर, है ना। मैं बोलूँगा ये सारी चीज़ें हम डिसाइड नहीं करेंगे कि हमको क्या ट्रेड करना है, ये डिसाइड करेगा बाजार कि वो हमसे क्या ट्रेड कराना चाहता है। कैसे? स्टॉक सिलेक्शन का पहला प्रोसेस है कि आप ऐसे शेयर्स को ट्रेड करेंगे जो खुद तो स्ट्रांग हो ही, लेकिन उनके सेक्टर्स उनसे पहले उनको हेल्प करने चाहिए, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। मैंने क्या कहा, आप किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले उसके इंडेक्स को जाकर वॉच आउट करेंगे कि इंडेक्स कौन सा स्ट्रांग है। अब इसको देखने का मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये पूरा जो ट्रेड प्लान मैं आपको बता रहा हूं, ये 2 पार्ट का सेशन होगा। एक पार्ट हम लोग आज कवर करेंगे, एक पार्ट कल के सेशन में, यही दोपहर के समय 2 बजे के पास जो मैं अपलोड करता हूं इसमें कवर करेंगे। ठीक है, अभी ये मैं धन का डीमेट यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। यहीं पर आपका पूरा ट्रेड प्लान एक ही प्लेटफॉर्म पर आपका बनेगा, कुछ और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और जिनके पास इक्विटी में फंड की कमी हो, कि आपको लगता है कि पैसा कम है, कि मैं तो ऑप्शन बाइंग इस वजह से करता हूँ, मेरा पैसा ही 1 लाख है, फिर मैं क्या करूँ, मुझे तो 2 दिन के लिए पोजीशन होल्ड करना नहीं आता है। 2 दिन अगर मेरा पोजीशन इक्विटी का होल्ड कर गया तो मैं 1 लाख फंड से क्या ही सर कर पाऊंगा, 1000 रुपये 1% होता है, क्या ही मैं कमाऊंगा। तो मैं आपको बोलता हूँ उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मोतीलाल ओसवाल के डीमेट का भी लिंक है। ठीक है, उसको भी ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर अपना आप ट्रेड प्लान बनाइएगा, इक्विटी की बाइंग वहाँ पर कीजिएगा। 5x का मार्जिन, 5x का मार्जिन मिलता है होल्डिंग के लिए, सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं, स्विंग के लिए 3 महीने तक। क्वार्टरली सेटलमेंट जो सेबी का होता है तब तक आप अपना टेन्योर रख सकते हैं, तब तक आपका होल्डिंग पीरियड आसानी से रहता है। कहीं कहीं जब लिक्विडिटी अच्छी होती है, जो हाई वेटेज स्टॉक है, जो लार्ज कैप इक्विटी, वहाँ पर आपका 5x मार्जिन कभी कभी 6-7x तक चला जाता है। ठीक है, उनको भी आप आसानी से होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए नहीं, ले जाइए, होल्डिंग में ले जाइए। ठीक है, तो ये आपको तकलीफ नहीं होगी कि पैसा कम है इस वजह से नहीं। 1 लाख रुपए 5 लाख का माल आप आसानी से उठा सकते हैं, होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये कोई आपका लॉजिक नहीं है कि आप ये राय दें
कि मेरे पास कैपिटल कम है इस वजह से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, नहीं, इक्विटी कैपिटल कम होने पर भी संभव है, आप किया जा सकता है, बस आप करने की क्षमता रखिए। देखिए ट्रेड प्लान क्या है पहले ये समझते हैं। ये यहाँ पर जो मैं धन का डीमेट यूज़ कर रहा हूँ, इसमें एक ट्रेडिंग व्यू का इस तरीके से चार्ट आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ये वॉच लिस्ट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑल इक्विटी फ्यूचर्स ऑप्शंस इंडेक्स, तो इंडेक्स में हमको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ निफ्टी लिखना है। क्या लिखना है, सिर्फ निफ्टी लिखना है, ठीक है। और निफ्टी लिखकर इस तरीके से सारी निफ्टी के जितने भी ये इंडेक्स हैं ये सारे आपको इस तरीके से ऐड ऑन कर लेने हैं, सारे के सारे, ठीक है। जिस ट्रेडर का एक इंडेक्स का वॉच लिस्ट नहीं है, ये बात समझ लीजिए, आपके 4 से 5 वॉच लिस्ट आप आसानी से बनाकर रखिए, उसमें एक वॉच लिस्ट आपका इंडेक्स का होना ही चाहिए, तय मानिए, ठीक है। अब इतना ज़्यादा इंडेक्स हम लोग नहीं रखते, जो ज़रूरी इंडेक्स हैं उनको हम ऐड ऑन कर लें, वही हमारे लिए ज़रूरी है। मैंने आपके लिए लगभग काफ़ी सारी इंडेक्स ट्रेड कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पहला एनालिसिस देखिए, एक स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट सिस्टम की जो बात हो रही है, तो हम लोग खरीदेंगे तो स्टॉक, लेकिन स्टॉक को सपोर्ट कौन करेगा, उसका इंडेक्स उसको सपोर्ट करेगा। ध्यान रखिए, यहीं पर एक ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडर की 60% गलती यहीं खत्म हो जाती है। 60% चांस आपके जीतने के पहले ही हो गए अगर आपने कोई इक्विटी कोई स्टॉक इंट्राडे में वो खरीदा है जिसका इंडेक्स पहले से आउट परफॉर्म कर रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर इन सारे इंडेक्स को इस तरीके से मैं बड़ा करूँ, इन सारे इंडेक्स में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा परफॉर्म कौन कर रहा है, निफ्टी ऑटो परफॉर्म कर रहा है। कौन परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी ऑटो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसके बाद कौन परफॉर्म कर रहा है, इसके बाद निफ्टी फार्मा परफॉर्म कर रहा है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके बाद निफ्टी पीएसयू बैंक परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसके बाद निफ्टी रियलिटी परफॉर्म कर रहा है, इसके बाद परफॉर्म कर रहा है पीएससी। अब यहीं पर हम लोग अगर ऑटो इंडेक्स देखना चाहें, कौन कौन से इंडेक्स याद कर लीजिए पहले, जिसकी परफॉर्मेंस आज के इंट्राडे में अच्छी है, वो कौन सा है सर, पहला है देखिए निफ्टी ऑटो, ठीक है। निफ्टी ऑटो 1% के आसपास ये प्रॉफिट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे निफ्टी के बाद हमको निफ्टी ऑटो के बाद जो मिलता है वो हमको मिलता है यहाँ पर पीएसयू 1.40% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये सबसे अच्छे आज के दिन सेक्टर हैं जो ट्रेंड में हैं, जो हायर साइड मोमेंटम में। अब देखिए इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है इंडेक्स कब चलेगा, जब उसके अंडर स्टॉक्स में बाइंग आई होगी। तो जो स्टॉक उस इंडेक्स को चला रहे हैं अब हमको उनको जाकर फाइंड आउट करना है। कैसे होगा ये बताइए ज़रा। इसके लिए टूल है, देखिए यहीं पर चार्ट से आप क्या करें, ऑप्शन ट्रेडर का ये लिंक आपको मिलेगा, इस पर चले जाए, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुलकर आएगा इस तरीके का, ठीक है। ये आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये देखिए मार्केट पर क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन स्टॉक्स फ्यूचर कमोडिटी करेंसी सारे विकल्प आपके सामने होते हैं, ठीक है। तो हमको स्टॉक्स पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर निफ्टी 50, ये कौन सी इंडेक्स के आपको परफॉर्मेंस चाहिए जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि निफ्टी ऑटो चाहिए, क्या चाहिए, निफ्टी ऑटो चाहिए। अब निफ्टी ऑटो में अगर आप गौर करें तो पहले नंबर पर है अपोलो टायर जो 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिर बजाज ऑटो है, बजाज ऑटो 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अशोक लेलैंड 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इन्हीं इक्विटी के प्राइस में चार्ट में जाकर आपको बाई ऑन डिप देखना है। अब ये बाई ऑन डिप क्या होता है सर, है ना, ये बाई ऑन डिप क्या है। तो बाई ऑन डिप के लिए मैं आपको सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि जब प्राइस चलने की शुरुआत करे वो जहाँ से डिप ले वहाँ खरीदारी की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे बजाज ऑटो का चार्ट है, यहाँ पर हम लोग बजाज ऑटो का चार्ट लगा लेते हैं, यहाँ पर ऑल पे आ जाइए, ठीक है। ये बजाज ऑटो का चार्ट इस तरीके से हम लोगों ने लगा लिया। अब मैंने क्या कहा, इंट्राडे में हमको क्या करना है, बाई ऑन डिप करना है। बाई ऑन डिप का मतलब क्या हुआ कि जो स्टॉक आउट परफॉर्म है, आउट परफॉर्मर आज के दिन इंट्राडे में है, उनको बाई ऑन डिप पर रखना है। कि बाई ऑन डिप का मतलब क्या हुआ कि इंट्राडे में 9:15 से बाजार ने चलने की शुरुआत कर दी, तो बजाज ऑटो ने देखिए यहाँ से हाई लगा दिया 9420 से 9610, ठीक है। तो आप बोलिए यहाँ खरीदारी कर लीजिए टॉप पर या चलते हुए प्राइस में, नहीं, ऐसे नहीं खरीदारी करते। जैसे अभी बजाज ऑटो चल रहा है तो ये उनके लिए चल रहा है जिन्होंने यहाँ पोजीशन ले लिया इस रेंज में, उनके लिए। अब आप यहाँ खरीद लेंगे तो हो सकता है अभी आपका स्टॉप लॉस चला जाए। तो हमको क्या करना है, अपने स्विंग लो के पास बाइंग प्लान करनी। एक हायर हाइस के फॉर्मेशन में प्राइस का जो ट्रेंड होता है वो हायर साइड होता है और प्राइस अपनी डिमांड उठाने प्रीवियस स्विंग लो के पास बार बार आता है। इंट्राडे में ये बार बार देखने को मिलेगा। जैसे ये चलता हुआ प्राइस मॉर्निंग में एक डिमांड दिया,
बजाज ऑटो सेक्टर एक निफ्टी ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा था, उसी समय बजाज ऑटो भी आउट परफॉर्म कर रहा था। तो जब बजाज ऑटो ने अपना पहला स्विंग लो लगाया तब आपको पता लगा कि इंट्राडे के लिए 9512 13 9515 16 ये प्राइस जो है ये सपोर्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ से दोबारा प्राइस चल कर गया, पहली बार चल के गया, करेक्शन किया, यहाँ से दोबारा चल कर गया। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि अगर प्राइस ने कोई भी खरीदारी का अवसर नियर बाई सपोर्ट लेवल दिया तो वहां पर आप बाइंग करेंगे। तो प्राइस आया, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, जैसे ही इस रेंज से निकला अब आप दोबारा खरीदारी कीजिए, तो ये आपके लिए ट्रेंड अगर आपके फेवर में है। इंडेक्स अब यहाँ पर आपकी कोई ट्रैपिंग नहीं होगी। देखिए HBB पर बाई कर लीजिए। मैं क्यों बता रहा हूँ, जितने भी प्राइजेशन के सेटअप मैं आपको सिखाता हूँ वो सारे आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे ना, सभी के सभी आपके लिए प्रॉफिटेबल है। कारण उसका आपके फेवर में इंडेक्स है, और इंडेक्स के बाद जब इंडेक्स को चलाने वाले शेयर्स आप खरीद रहे हैं तो आपको कभी घाटा हो ही नहीं सकता है। वो तो देखिए कितना नेचुरल ट्रेंड होता है, प्राइस को चलते हुए देखिए कितना आसानी से शार्प हायर साइड मोमेंटम करते जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स को फेवर में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा 60% तो आप पहले ही ठीक हो गए कि अगर एक तो स्टॉक स्ट्रांग है। मैंने जब आपको एग्जाम्पल दिया था तो मैंने आपको क्या बोला था, बस शर्तें आपको 10 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता होनी चाहिए और कोई भी सपोर्ट सिस्टम आपको मिल गया तो आप बहुत तेजी से निकलेंगे। तो बजाज फाइनेंस मॉर्निंग में खुलते ही स्ट्रांग हुआ, बजाज ऑटो का से खुलते ही स्ट्रांग हुआ, और उसके बाद आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है निफ्टी ऑटो की इंडेक्स से। तो आप सोचिए कितना शार्प मोमेंटम देंगे, क्रीमी लेयर की तरह प्राइस चलता है सर। बहुत सिंपल प्राइजेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, बहुत आसान। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे एक इंडेक्स हम लोगों ने और देखा था, एक इंडेक्स देखा था निफ्टी PSU। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाइए, आपको जो इंडेक्स है PSU बैंक ये आ गया। देखिए इंडियन ओवरसीज भी बैंक, यूको बैंक, इसमें आप देखिए मोमेंटम कहाँ पर है, वॉल्यूम को किस तरीके से ट्रैक करते हैं। आज के सेशन में हम लोग सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन और कैसे वहां तक पहुंचना है। आप लोग कहते हैं ना स्टॉक सिलेक्शन इंट्राडे का बड़ा टफ है, स्क्रीनर बता दीजिए। अरे सर ये वन वे प्लेटफॉर्म है आपका धन, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया, लिंक है, ओपन कर लीजिए। ठीक है, और यहीं ट्रेड कीजिए, वन वे प्लेटफॉर्म है, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, यहीं सर एग्जीक्यूशन, यहीं से आप सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, बस मैंने आपको बताया अगर आपके पास फंड की कमी है और आप 5x मार्जिन के साथ जाना चाहते हैं, और इंट्राडे में तो आप धन के डीमेट में भी कर पाएंगे, लेकिन होल्डिंग में आपको डिस्काउंट ब्रोकर कभी ये होल्डिंग के लिए नहीं देता। तो उसके लिए मोतीलाल ओसवाल के लिए आप ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, उसको भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये IOB का प्राइस है। ठीक है, ये एको बैंक का प्राइस है, ये CBI का प्राइस है, ये इंडियन बैंक का प्राइस है। वॉल्यूम देख लीजिए, प्राइस वाइज वॉल्यूम देखा जाता है। ठीक है, अब प्राइस वाइज वॉल्यूम देखने का मतलब क्या हुआ, ये भी 66 रुपये का भाव है, ये भी 66 रुपये का भाव। अब जब भाव इक्वलाइज हो गए ना, तब आप वॉल्यूम देखिए 2.07 और 1.84, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ ट्रेड कर रहा है, IOB में। लेकिन गौर कीजिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी 1.5% ऊपर है और IOB 5% ऊपर है। ठीक है, अब दोनों चार्ट्स को एक साथ लगा लीजिए, क्या दिक्कत है सर। जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा, जो अच्छी खरीदारी देगा, उसको आप खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपने ये लगा लिया और दूसरा आपके सामने है IOB। ठीक है, ये प्राइस देखिए, सिंपल प्राइजेक्शन पे काम किया जाता है सर। आप लोग जितना आसानी से देखिए, इंट्राडे में करेक्शन जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ मोमेंटम, इसी प्राइस का एक बार रिटेस्ट, प्राइस ने दोबारा मोमेंटम, कंसोलिडेशन, हाई ब्रेक हुआ, दोबारा मोमेंटम। एक बार आप किसी पर भी एंट्री कीजिए, कंसोलिडेशन पर एंट्री करें, मोमेंटम है, रिटेस्ट पर एंट्री करें, मोमेंटम है, फिर कंसोलिडेशन के बाद HBB पर हाई ब्रेक बाई पर एंट्री करें, मोमेंटम। हर जगह आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और इसी तरीके से प्राइस काम कर रहा है। यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए मॉर्निंग में मार्केट खुला, तुरंत बैंक ऑफ महाराष्ट्र नीचे की तरफ ट्रिगर हुआ। अब मॉर्निंग में कोई बाइंग नहीं है, लेकिन सपोर्ट के पास आकर पहली बाइंग उठाया, स्विंग, ये लोअर लोस का फॉर्मेशन हायर हाइज में बदलने लगा और ये स्विंग हाइज ब्रेक होने लगे। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर और अच्छी बाइंग में इंट्राडे के लिए आप खरीद कर बैठिए। देखिए आपका एसएल हंटिंग नहीं होगा, बैठिए खरीद, एसएल हंटिंग नहीं हो सकता। कारण क्योंकि स्टॉक के को जो सपोर्ट करा है वो PSU बैंक है। ठीक है, हम लोगों ने हाई ब्रेक किया, बैंक आप सब खरीद कर बैठिए। बस इसका प्रीवियस ट्रेंड एक बार एनालाइज कर लीजिए कैसा, ये बैठिए सर, खरीद कर देखते हैं कैसे आपका एसएल जाता है। ठीक है, इसको स्विंग में ले जाइएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरीदिए, होल्ड रखिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अवली टाइम फ्रेम इसका बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है सर। अभी हम लोगों ने सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन सीखा है, इसका एक पार्ट मैं और करूंगा, फिर आपको बताऊंगा जब स्टॉक सिलेक्शन हो जाता है फिर हमको ये कैसे डिसाइड करना है। जैसे अभी हमारे पास दो चार्ट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, अब हमको ये भी खुद ही तय करना है कि इनमें कौन सा अच्छा इक्विटी है। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा IOB इनमें ज़्यादा बेहतर इक्विटी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खरीदार है, बायर्स का कोई रोल, सेलर्स का कोई रोल नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर डिमांड अच्छी उठ रही है। देखिए इसी तरीके का ये क्या है, प्राइस में यहाँ पर ये
करेक्शन और उसके बाद ये ब्रेकआउट, तो ये ज़्यादा अच्छा प्राइस है, ये मोमेंटम की अब शुरुआत कर रहा है, ये बहुत चल कर जाएगा, तो इसके साथ बने रहिए सर। जब जब मोमेंटम दे एंट्री कीजिए, जब जब सपोर्ट के पास है एंट्री कीजिए, खरीदारी कीजिए, लॉन्ग कीजिए। और यहाँ पर ऐसा लंटिंग नहीं होगा, मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ। इंट्राडे में इक्विटी ट्रेडर के लिए सबसे तकलीफ की बात ये नहीं कि उसका पैसा कहीं चला जाता है, नहीं, तकलीफ की बात ये है जहाँ पर वो बाइंग करता है प्राइस वहीं पर रुका रहता है, चलता ही नहीं है सर, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। मोमेंटम वहाँ मिलेगा जहाँ इंडेक्स में मोमेंटम होगा, और इंडेक्स को खींचने वाले, स्ट्रेच करने वाले स्टॉक्स ज़रूर मोमेंटम में होंगे। तो अगर आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं अपने सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस से, इससे बेहतर कोई तरीका ही नहीं। तो मैंने क्या कहा, प्राइजेक्शन सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, स्टॉक सिलेक्शन, वो हो गया सर, ठीक है। अब इस पूरे सेशन को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।